हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्री हॉर्टी लर्निंग्स। आज हम इस सीरीज में बीपीएससी बीएचओ में जो क्वेश्चन पूछे गए थे पेपर 2 हॉर्टिकल्चर में, वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। इसमें 100 क्वेश्चंस थे और नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। पहला क्वेश्चन है, कौन सा इरिगेशन मेथड जो है वाटर इफिशिएंट है फ्रूट ऑर्चर्ड के लिए? तो इसमें पहला ऑप्शन है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इसकी इफिशियंसी 60 to 70% होती है। फ्लड इरिगेशन की इफिशियंसी बहुत कम है, वेस्टेज ज्यादा है पानी की। तीसरा है ड्रिप इरिगेशन, इसमें 80 to 90% वाटर यूज इफिशियंसी है। और लास्ट है फरो इरिगेशन, इसकी इफिशियंसी 50% तक है। तो इसका सही आंसर होगा ड्रिप इरिगेशन। उसके बाद है क्यूमीन किस मंथ में लगाई जाती है? ये एक तरह का रबी क्रॉप है, तो ऑब्वियसली ठंडी में लगाई जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा अक्टूबर नवंबर। तीसरा क्वेश्चन है, कोल्ड स्टेरिलाइजेशन इज डन बाय। कोल्ड का मतलब स्टेरिलाइजेशन यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है, या तो फ्रूट होगा, वेजिटेबल होगा, या जो भी होगा, उसको अगर हम स्टेरिलाइज करने की कोशिश करते हैं तो टेम्परेचर कैसा रहेगा? लो रहेगा। तो कोल्ड स्टेरिलाइजेशन मेथड में कई सारे मेथड्स आते हैं। इसका आंसर होगा इरेडिएशन। क्या है ये इरेडिएशन? इरेडिएशन का मतलब होता है कि हम एक्सरे, गामा रेज या किसी भी तरह के रेडिएशन से माइक्रोब्स को किल कर देते हैं। तो इसमें टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर इरेडिएशन है। चौथा सवाल है, बनाना जो है साइमंड और सेफर्ड के क्लासिफिकेशन जो किया गया था वो किस ईयर में किया गया था? इसका सही आंसर है 1958। ये तो रटने वाली क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ एवीआरडीसी। एवीआरडीसी है क्या? एशियन वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, जिसको आजकल वर्ल्ड वेजिटेबल सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ है? ताइवान में। उसके बाद है छठा, बोटेनिकल नेम ऑफ अजवाइन। अजवाइन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिशॉप स्वीड बोलते हैं। और साथ ही साथ कैरम भी बोलते हैं, कैरम सीड्स। तो इसका साइंटिफिक नेम, तो पहला है साइजेजियम एरोमेटिकम। ये साइंटिफिक नेम है आपका क्लोव का, क्लोव यानी लौंग। दूसरा है ट्रैकियोस्पर्मम एमाई, यही है साइंटिफिक नेम अजवाइन का। तीसरा है एमोमम सबलेटम, ये बड़ी इलायची जो लार्ज कार्डमम है उसकी साइंटिफिक नेम है। और लास्ट है फोनिकुलम वल्गेर, ये फेनेल यानी सौंफ की साइंटिफिक नेम है। ये सातवां क्वेश्चन है, डीहॉल्मिंग इन पोटैटो इज डन एट। डीहॉल्मिंग एक तरह का स्पेशल प्रैक्टिस है जो कि पोटैटो और अदर ट्यूबर क्रॉप्स में किए जाते हैं। ये क्यों किया जाता है? ताकि हार्वेस्टिंग से पहले किया जाता है। इसका आंसर होगा बिफोर हार्वेस्टिंग। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम ऊपर के वाइन्स, उसके जो पेड़ होते हैं वो काट देते हैं, सिर्फ इतना इतना स्टेम रह जाता है, लीव्स वगैरह सब हटा देते हैं, ताकि जो आलू है उसका जो प्रॉपर स्किन सेट हो पाए और उसका ब्रूजिंग ना हो, उसका ट्यूबर साइज अच्छा से कंट्रोल हो जाए और हार्वेस्ट करने में आसानी हो। इसके लिए हम डिहॉल्मिंग करते हैं। उसके बाद है, कौन सा वेजिटेबल सीड से साइजोकार्प टर्म एसोसिएटेड है? साइजोकार्प एक तरह का फ्रूट टाइप है, और ये फ्रूट टाइप पाया जाता है कैरोट यानी कि एपियेसी फैमिली में। इसके जो फ्रूट्स होते हैं वो एक तरह का कंपाउंड ओवरी है, लेकिन जैसे ही इसमें सीड मेच्योर करते हैं तो ये स्प्लिट कर जाता है दो या दो से ज्यादा सीड्स में, और उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये जो टर्म है ये कैरोट से रिलेटेड है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। उसके बाद है, स्पॉट द ऑड वन आउट। इसमें कौन सा ऑड है? तो बॉर्डर्स हो गए, एजेस हो गए, हेजेस हो गए। ए सी डी ऑप्शन तीनों का तीनों क्या है? बॉर्डर के लिए यूज किया जा रहा है, यानी कि हम किनारे में लगाते हैं। लेकिन जो ऑप्शन बी है बॉन्साई, बॉन्साई एक तरह का नेचर इन मिनिएचर हो गया, यानी आप देखे होंगे छोटा छोटा पेड़ की तरह हम उसको कट करके ना बड़े बड़े बनियान का रूप दे देते हैं, इतना छोटा सा। तो उस चीज को, उस तरह के जो पेड़ जो हम तैयार करते हैं उसको बॉन्साई कहते हैं। तो ये बॉर्डर में तो मैच नहीं कर रहा है, तो ऑड इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी। फाइंड द ऑड वन आउट, इसमें बोल रहा है कि ऑड कौन सा है। तो जो बार्लेरिया क्रिस्टेटा है ये वॉयलेट कलर का फ्लावर है। कैरियोटा मिटिस ये एक तरह का फिस्ट एंड पाम है, तो यही ऑड वन आउट होगा। बाकी एजेलिया और लैग्नेस्ट्रेमिया ये दोनों फ्लावर है। अजेलिया जो है पिंक कलर के खिलते हैं और लैग्नेस्ट्रेमिया ये येलो कलर के खिलते हैं। आप चेक कर लीजिएगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है येलो ही होगा। इसका गलत आंसर, मतलब सही आंसर है कैरियोटा मिटिस। ऐसे तो गलत है पर होना चाहिए सही, क्योंकि ऑड वन पूछा है। तो इसका सही आंसर है कैरियोटा मिटिस। उसके बाद है 11, ऑर्नामेंटल फ्लावरिंग ट्री कैलिस्ट्रोमन लैंसियो।
सॉरी लैंसियोलेटस कौन से कलर का फ्लावर होगा इसमें? इसका आंसर होगा वाइब्रेंट रेड कलर। इसका लाल लाल रंग के फूल खिलता है इसमें। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है ह्यूमनॉइड फिगर, जिसमें बॉटल, ग्लासेस, बैंगल, टाइल्स, सिरेमिक पॉट्स। सुनने में ही अटपटा लग रहा है ना, क्योंकि इस गार्डन का ही थीम है बेस्ट फ्रॉम वेस्ट, यानी जो भी खराब चीजें हैं उससे एक गार्डन तैयार कर दिया गया है और बिल्कुल खूबसूरत तरीके से। तो लालबाग, वृंदावन और पिंजौर तीनों का तीनों मुगल स्टाइल में बनाया हुआ बहुत अलग तरह का गार्डन है। लेकिन रॉक गार्डन जो है वो इन तीनों से भी अलग है, क्योंकि ये बेस्ट फ्रॉम वेस्ट, तो इसका सही आंसर है रॉक गार्डन। अच्छा हाँ, मैं एक चीज बोलना भूल गई। रॉक गार्डन जो है वो चंडीगढ़ में है, और वो नेकचंद नाम के आदमी जो थे उनके द्वारा ये बनाया गया था। और वो गार्डन जो है बेस्ट फ्रॉम वेस्ट थीम पे है। ये तीन चीज आप नोट डाउन कर लीजिए, मे बी इन केस पूछ सकता है। उसके बाद है क्रोमोसोम नंबर ऑफ क्यूक्यूमस सटाइवस, यानी कि कोकुम्बर खीरे का साइंटिफिक नेम आपको याद होना चाहिए, तभी आप क्रोमोसोम नंबर पता कर पाएंगे। इसका सही आंसर है 24। स्नैपड्रैगन फैमिली कौन सा है? स्क्लोफ्लोरिएसी, यानी ऑप्शन बी। उसके बाद है जीरो एनर्जी कूल चैम्बर ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि जीरो एनर्जी यानी हम बाहर से कोई एनर्जी नहीं देंगे और वो चैम्बर फिर अपने से अपने आप से ही कूल रहेगा। तो ये जो कूलिंग है ये नेचुरल कूलिंग लॉ को फॉलो किया गया है। इसका सही आंसर होगा इवेपोरेटिव कूलिंग। आपको पता होगा हम लोग को पसीना चलता है तो उसके बाद ठंडा ठंडा फील होता है ना, इवेपोरेशन काउजेस कूलिंग, ये स्टेटमेंट आप याद ही कर लो। और यही टेक्निक को इस चैम्बर में यूज किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा ए। कौन सा फ्रूट क्रॉप कॉमनली अफेक्टेड होता है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बिटर पीट एंड कॉर्क स्पॉट से? इसका सही आंसर होगा एप्पल। और ये दोनों ही फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो कैल्शियम की कमी से होता है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर को मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। ऐसा, ये इसको डिजीज नहीं बोलेंगे, डिजीज से बिल्कुल अलग है। डिजीज जो होता है वो पैथोजन से काउज होता है, लेकिन जो डिसऑर्डर होते हैं जैसे सनलाइट, वाटर, मॉइस्चर, टेम्परेचर, अदर फ्लक्चुएशंस जो है, जो भी आपका एबायोटिक फैक्टर है, उन सब के कारण जो बीमारी बीमारी जैसा देखने में लगता है जो प्लांट्स के अंदर, उन सबको फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं। और ये एप्पल का है, और ये कैल्शियम की डिफिशियंसी से होता है। और ये एप्पल के फ्रूट फॉर्मेशन डेवलपमेंट को हैम्पर करता है ये डिजीज। उसके बाद 17 क्वेश्चन में है कि ये एंटी ट्रांसपेरेंट जो स्टोमेटल क्लोजिंग टाइप है उसका कौन सा एग्जाम्पल है? तो चार तरह के एंटी ट्रांसपेरेंट्स होते हैं। स्टोमाटा क्लोज करने वाले, दूसरा रिफ्लेक्ट करने वाले, तीसरा फिल्म बनाने वाले, और चौथा ग्रोथ रिटार्डेंट। स्टोमाटा को जो क्लोज करते हैं उसमें आपके आ जाएंगे एब्सिसिक एसिड, नेचुरल भी है, और हम अप्लाई करेंगे तो उसमें भी स्टोमाटा क्या करेगा, जाके लीव्स का क्लोज कर देगा। एंटी ट्रांसपेरेंट क्या करता है? ट्रांसपिरेशन को रोकता है, तो स्टोमाटा क्लोज करेगा एब्सिसिक एसिड। और दूसरा है फेनाइल मर्क्यूरिक एसिड, पीएमए। यही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि स्टोमाटा क्लोजिंग टाइप ही पूछा है अपने आप से हम लोग से। और उसके बाद हम बता रहे थे कि पहला तो बता दिया स्टोमाटा क्लोजिंग, दूसरा हो गया कि रिफ्लेक्टेंट टाइप, तो जो रिफ्लेक्ट कर दे सनलाइट को, तो सनलाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगा तो ट्रांसपिरेशन रुक जाएगा। तो ये भी अच्छा मेथड है। इसमें कौन कौन से आएंगे? इसमें केओलिन स्प्रे आएगा, जो पहला ऑप्शन है वो कैसा है, रिफ्लेक्टेंट टाइप है। और जो तीसरा ऑप्शन है वैक्स, ये आएगा फिल्म फॉर्मिंग में। और सबसे लास्ट में ग्रोथ रिटार्डेंट टाइप है, इसमें साइकोसिल यूज किया जाता है। तो अभी तो इस एग्जाम में स्टोमाटा वाला पूछा था, अगले एग्जाम में अगर आपसे उनके टाइप्स पूछ दे तो याद रखिएगा ये सब। 18वां क्वेश्चन में है QTL स्टैंड्स फॉर, इसका पहला ऑप्शन ही सही ऑप्शन है, क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकाई। ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। एक पर्टिकुलर जो ट्रेट होता है जिस स्पेस में पाया जाता है लोकस में, उस लोकस को ही बोला जाता है क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकाई। 19वां क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन अ कंटेनर विच द रूट्स आर सस्पेंडेड एंड स्प्रेड विद अ न्यूट्रिएंट मिस्ट इज रेफर्ड एज, यानी कि इसमें सॉइल दिया ही नहीं हमने, प्लांट्स जो है ऐसे हैंग कर दिए हवा में, उसका रूट्स भी हवा में ही है, और मिस्ट में कुछ हम न्यूट्रिएंट्स मिक्स करके और स्प्रे मार दिए, और उसके बाद प्लांट्स ग्रो भी कर रहे हैं। तो ये जो टेक्निक है ये एरोपोनिक्स है,
हवा में जो खेती करते हैं। एरो मतलब एयर, और पोनिक्स मतलब कल्चर। तो एरोपोनिक्स हम हवा में खेती कर रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछ दिया। उसके बाद आप देख रहे मतलब आपको डिफरेंट हाईटेक हॉर्टिकल्चर भी आपको पता होनी चाहिए, तब आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद 20 नंबर में बोटेनिकली नाइजेला बिलोंग्स टू फैमिली। कुछ देर पहले ही मैंने बताया था, नाइजेला यानी कलौंजी, यानी कि कैरम सीड्स। ये इसका फैमिली होगा रेननकुलेसी, ऑप्शन सी। सेकेंड ऑप्शन जो है एपियसी, ये कैरोट फैमिली है। और लास्ट ऑप्शन मेरिटेसी, ये नटमेग फैमिली है, जो मसालों में यूज करते हैं हम लोग। और 21 क्वेश्चन में है कौन सा प्रोसेस है जो कि हम मार्मेलाड बनाने में यूज करते हैं। तो जेली मार्मेलाड्स में आपने पढ़ा होगा, मार्मेलाड्स जनरली सिट्रस का बनता है, और एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें सिट्रस है, तो वही इसका सही आंसर होगा। और इसमें जो है ना जीस्ट यूज करते हैं, यानी कि जो सिट्रस का ऊपर का पील होता है ना, उसको भी घिस के थोड़ा सा मार्मेलाड में डालते हैं, क्रंची और फ्लेवर और कलर आने के लिए। तो ये प्रोसेस है मार्मेलाड बनाने का, और इसमें चीनी तो यूज की ही जाती है, तो पहला ऑप्शन सही है। लीजिए आ गई जेली। अभी मार्मेलाड की बात किया हमने और जेली का क्वेश्चन आ गया। इसमें पूछा है नेचुरल जेलिंग एजेंट। जेली आप सबने देखा होगा, और छूने पे ऐसे वाइब्रेट करता है, तो वो जो जम रहा है वो कौन से केमिकल कंपाउंड की वजह से जम रहा है? वो पेक्टिन की वजह से जम रहा है। और जो कॉर्न स्टार्च जेलाटिन अगर अगर है, ये हम आर्टिफिशियली मिला के, जिसमें पेक्टिन नहीं है, उसको भी जमा सकते हैं। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? नेचुरल जेलिंग एजेंट। तो जिन जो लोग सोचेंगे अरे इन सबसे तो जम जम जाता है, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में पूछा है नेचुरल जेलिंग एजेंट, यानी पहले से मौजूद है फल में, तो वो होगा पेक्टिन। बाकी का तीन भी जमा रहा है, लेकिन वो नेचुरल नहीं है, सिंथेटिकली हम लोग यूज कर रहे हैं। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन में है कौन सा प्रोसेस है जिसमें केमिकल्स और कंटामिनेंट्स डिजोल्व जो है पानी या जिस भी कंपाउंड के कारण लोअर लेयर ऑफ सॉइल में चले जाते हैं। तो जब भी सॉइल के अंडर वाटर का मूवमेंट अपवर्ड टू डाउनवर्ड होगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? लीचिंग बोलेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और 24वां क्वेश्चन है कि कौन सा एग्जाम्पल है मोनोकार्पिक फ्रूट का? और मोनोकार्पिक फ्रूट एक ही है, ऑप्शन बी पाइनएप्पल। क्या होता है मोनोकार्पिक फ्रूट? जिन्हें पता है कमेंट्स में बताइए, सारा कुछ मैं थोड़ी बताऊंगी, कुछ आप भी जानिए। 25वां क्वेश्चन है लो ब्रांच विथ अ नोड इज बेंड डाउन एंड कवर्ड विथ सॉइल। मतलब कि ऐसे पेड़ है, हम उसको ऐसे झुका दिए, यहाँ पे जमीन है, जमीन में ऐसे चिपका दिए, और यहाँ पे मिट्टी डाल दिए ढेर सारा। तो ये तो पहले टहनी था ना, लेकिन इसको मिट्टी के अंदर चिपका देने से ये होगा, यहाँ से भी रूट्स निकल जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से कट कर लेंगे, ये पूरा एक पेड़ बन गया। और ये तो पेड़ था ही, इसमें और ब्रांचेस आ जाएंगे, एक काट लिए क्या फर्क पड़ रहा है? तो ये जो प्रोसेस अभी मैंने बताया, ये लेयरिंग कहलाता है, ऑप्शन ए। क्या पिछला क्वेश्चन का आंसर बता दूं? ठीक है। मोनोकार्पिक फ्रूट उसको बोलते हैं जो अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार बीज बनाता है। तो पाइनएप्पल का जो पेड़ है वो बीज बना के सकर्स भी बनाएगा, बहुत सारा सकर्स, क्लिप सकर्स, इधर उधर से सकर्स उसके निकलेंगे, और वो उसके बाद एक ही बार सीड बनाएगा और मदर प्लांट मर जाएगा, इसीलिए उसको मोनोकार्पिक फ्रूट बोल रहे हैं। 26वां क्वेश्चन है हाई वैल्यू फंक्शनल फ्रूट। आजकल माइक्रोग्रीन्स बहुत खाए जाते हैं, इसका सही आंसर होगा माइक्रोग्रीन्स। ऐसे मतलब बहुत सारे सीड्स हैं, जैसे मेथी के हो गए, चना तो है ही, मूंग, ये सब को ना हम ऐसे उगा के स्प्राउट्स करवा लेते हैं, और इतना छोटा उसमें दो ही पत्ती आती है, और उसके बाद उसको कैंची से काट के खाने में यूज करते हैं सलाद की तरह, और फिर से उसमें उगता है, या फिर उसको हटा देते हैं, दूसरा उसमें उगाते हैं। तो ये जो अभी हमने बताया, ये माइक्रो ग्रीन की कैटेगरी में आता है, और ये बहुत ही इसमें न्यूट्रिशनल रिच कंपाउंड्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसको हाई वैल्यू फंक्शनल फूड्स बोलते हैं। 27वां क्वेश्चन है इन प्लांट्स ऑक्सीजन इन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, यानी कि प्रीकर्सर, ऐसा कंपाउंड जो बनेगा तभी प्लांट ग्रोथ हार्मोन को बनने के लिए बोलेगा या प्रवोक करेगा या उसके साइकिल में हेल्प करेगा। तो जो पहला ऑप्शन है मिथ्योनाइन, ये इथाइलिन का प्रिकर्सर है, ऑक्सिन का नहीं, और क्वेश्चन में पूछा है ऑक्सिन, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ट्रिप्टोफान। अर्जिनिन जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड और बाकी अलग अलग कंपाउंड्स के लिए है, ये भी एक तरह का प्रोटीन ही है, लेकिन ये प्रिकर्सर नहीं है किसी का। और जो ग्लूटामाइन है वो ट्रिप्टोफान बनने के रास्ते में बनता है, लेकिन जो मेन आंसर होगा इसका ट्रिप्टोफान ही होगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट।
जो रोज गार्डन है लुधियाना में, वो कौन से गार्डन के स्टाइल में फॉल करेगा? इसका सही आंसर है फॉर्मल स्टाइल। फॉर्मल स्टाइल वो गार्डन है जिसमें ना, अगर इधर एक पेड़ लगा है तो इस साइड भी एक पेड़ लगेगा। बिल्कुल मिरर की तरह इफेक्ट काम करता है, राइट और लेफ्ट को बिल्कुल सेम रखा जाता है, सिमेट्रिक होता है गार्डन। अगर आप कहीं से भी बीच से डिवाइड कर दो सेंटर को लेते हुए, तो गार्डन बिल्कुल एकदम सेम फेस की तरह दिखेगा आपको। और नॉन फॉर्मल में जस्ट उल्टा है, इधर पेड़ लगा है तो इधर नहीं लगाएंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, इसमें फॉर्मल नहीं होगा, मतलब कोई रूल नहीं है। इनफॉर्मल में भी वही है, ये अलग अलग टर्म बना दिया है, फॉर्मल इनफॉर्मल होता है, नॉन फॉर्मल जैसा कोई टर्म नहीं है। उसके बाद है फ्री स्टाइल, जिसमें फॉर्मल कुछ गार्डन के ही कुछ जगहों पे फॉर्मल का यूज कर लिया, कुछ जगहों पे इनफॉर्मल यूज कर लिया, मतलब एक तरह से मिक्स टाइप हो गया, तो वो फ्री स्टाइल के कैटेगरी में आएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फॉर्मल स्टाइल। उसके बाद कौन सा कंपाउंड है पेरिविंकल में, यानी जिसको सदाबहार बोलते हैं, गुलाबी कलर की 5 पत्तियों वाला फूल, आपने देखा होगा। वो फूल जो है उसमें विन ब्लास्टिंग और विन क्रिस्टीन, दो केमिकल कंपाउंड, इसमें ऑप्शन में तो एक ही दिया है, एक और है, आप लिख लीजिए, विन ब्लास्टिन और विन क्रिस्टीन। ये दोनों केमिकल कंपाउंड्स एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखते हैं, और इसके लिए इसका नाम मेडिसिन, इसी मेडिसिनल प्रॉपर्टी के कारण इसको कल्टीवेट किया जाता है। इसके रूट स्टेम और अपर का सारा पार्ट बार बार कट कर लिया जाता है, उसी में से ये वापस उगता है, और उसमें से कंपाउंड निकाल लिया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद है 30 नंबर में, कौन सा जो है बेर का नॉर्थ इंडिया में फ्लावरिंग पीरियड है? आपको बता देना चाहती हूँ कि जो भी फ्रूटिंग ट्रीज है, और उसमें नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में बहुत वेरिएशन देखने को मिलता है। जहाँ कुछ फ्रूट्स जो है नॉर्थ इंडिया में 2 बार फल दे रहे हैं, एक बार फल दे रहा है, साउथ इंडिया में 3-3 बार फल आ रहा है उसमें। इसका सीधा सा रीजन है टेम्परेचर और वहाँ का जो ज्योग्राफिकल जो इन्वायरमेंट है, उसके कारण वहाँ पे फ्रूटिंग और फ्लावरिंग जल्दी आती है, ज्यादा आती है, पहले आ जाता है। तो नॉर्थ इंडिया में ये फ्लावरिंग पूछा है, तो नॉर्थ इंडिया में फ्लावरिंग सितंबर नवंबर, ठंडी में फूल आया रहता है, और जब गर्मी आता है ना, फरवरी से अप्रैल के आसपास तक, तब इसमें फल आता है। तो फ्लावरिंग पूछा है, अगर फल पूछेगा तो आंसर होगा फरवरी टू अप्रैल। लेमन ग्रास, सिट्रोनेला, पामारोजा, ये तीनों के तीनों स्पाइस क्रॉप तो नहीं है, मेडिसिनल क्रॉप भी नहीं है, प्लांटेशन भी नहीं है। प्लांटेशन उस तरह के क्रॉप्स को बोलते हैं जिसको हम बिना प्रोसेसिंग किए यूज कर ही नहीं सकते, इसमें कॉफी, टी, रबड़, ये सब आ जाते हैं, अरेका नट। तो बच गया एक ही, एरोमेटिक क्रॉप्स। लेमन ट्री, सिट्रोनेला, पामरोजा, तीनों का आप सूप बना के पी सकते हैं, आप चाय पी सकते हैं, उसका एरोमा के लिए उसको यूज किया जाता है। कुछ कुछ उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी है, लेकिन ज्यादा खास तरीके से हम एरोमेटिक सिटी के लिए यूज करते हैं, इसलिए ये कौन सी कैटेगरी हो गई? ऑप्शन बी। 32 क्वेश्चन में रिवर बेड कल्टीवेशन बताया गया है। रिवर बेड कल्टीवेशन का एक और नाम है दियारा कल्टीवेशन, यानी कि आसपास नदी और नदी के पास वाला जो जमीन है, रेतीली मिट्टी, उसमें कौन सा क्रॉप बहुत अच्छे से ग्रो करता है? इसका अभी तो फैमिली पूछ दिया है यहाँ पे, लेकिन अगर ऑप्शन में आपको पर्टिकुलर सब्जी का नाम दे दे, तो आप उसमें टिक कर सकते हैं वाटरमेलन, बहुत अच्छे से ग्रो करता है डियारा लैंड में। और रिवर बीट कल्टीवेशन में वाटरमेलन किस फैमिली का है? और इसका सही आंसर है कुकुरबिटेशियस। तो जो भी कदुआ की फैमिली है ना, वो सारी बालुई मिट्टी में आसानी से उग जाती है, जरूरी नहीं है कि उसमें मिट्टी ही चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा कुकुरबिट क्रॉप्स। 33 में है कि कौन सा केमिकल कंट्रोल करता है अल्टरनेट बियरिंग इन मैंगो? इसका सही आंसर है पैक्लोबिट्राजोल, जिसको शॉर्टकट में पीबीजेड भी बोलते हैं। बटनिंग, ब्लाइंडनेस, रिसीनेस, ये सब किसके फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है? ये सब फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है कॉलीफ्लावर के। बटनिंग में ये होता है कि वो बटन जैसा बिल्कुल छोटा छोटा फूल गोभी बनेगा, बढ़ेगा ही नहीं वो। दूसरा है ब्लाइंडनेस, उसमें बटन भी नहीं बनेगा, कम से कम छोटा तो बन रहा था बटनिंग में, ब्लाइंडनेस में वो भी नहीं बनेगा। और रिसीनेस में राइस जैसा हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे सारे फूल। तो ये सब फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है कॉलीफ्लावर के। 35 में मंजरी गोटा, ये वेराइटी है बैंगन की, ब्रिंजल। 36 में ग्रीन कलर ऑफ पोटैटो,
ये है सोलानिन। यही तो वो कंपाउंड है। अगर आप आलू को सनलाइट के प्रेजेंस में थोड़े भी दिन छोड़े, आप स्टोरेज डिसऑर्डर इसको कह सकते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट डिसऑर्डर कह सकते हैं। आलू में अगर आलू में थोड़ा भी सनलाइट प्रेजेंस हो तो वो रिएक्ट कर लेता है, रेस्पायर कर लेता है और वो ग्रीन कलर बना लेता है, और यही सोलानिन की वजह से वो ग्रीन कलर का हो जाता है। उसको नहीं खाना चाहिए। अगर ज्यादा अमाउंट में सोलानिन खा लिया जाए तो आदमी मर भी सकता है। तो ग्रीन आलू कभी भी आप देखें तो उसको जरूर से डिस्कार्ड कर दीजिए, मत खाइए। ऐसा मत सोचिए कि उसको काट लेंगे हो जाएगा, नहीं। ग्रीन वालों को डिस्कार्ड ही कर देना चाहिए। उसमें यही खतरनाक कंपाउंड सोलेनिन पाया जाता है, क्योंकि ये सोलेनेसी फैमिली का है, तो याद करना आसान हो गया, सोलेनिन। केमिकल जो डी ग्रीनिंग में यूज किया जाता है, क्या होता है डी ग्रीनिंग? यानी कि अगर हरा है फल और उसका हमको प्रॉपर कलर चाहिए, क्योंकि बिना जो पका हुआ नहीं रहेगा उसको ग्राहक लोग खरीदेंगे ही नहीं, तो हमको डी ग्रीनिंग करनी पड़ती है। तो कौन सा केमिकल इसमें यूज करेंगे तो वो ग्रीन कलर हट जाएगा और उसमें प्रॉपर पीला या ऑरेंज कलर आ जाएगा। जनरली ऑरेंजेस में, आम, केले में, ये सब में यूज किया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी, C2H4 इथेफोन, इसका सही आंसर है। 38 में, ब्लांचिंग डज नॉट हेल्प इन। ब्लांचिंग का मतलब हुआ ना कि जो सब्जी हम लोग कट करके लाते हैं तो उसको ना कुछ देर, थोड़ा सा, थोड़े देर के लिए ऐसे गर्म पानी में डिप करके बाहर निकाल लेते हैं। तो उससे होता यह है कि कुछ दिन तक सब्जी खराब नहीं होगी। उसका एंजाइम जो है ना वो इनएक्टिवेट हो जाता है, उसका कलर थोड़ा और ग्रीनिश हो जाता है। मतलब हल्का हरा है ना, अगर अगर हम डिप करके निकाल लेंगे तो वो और डार्क ग्रीन हो जाएगा। तो उसमें का एयर, गंदगी, हर चीज रिमूव हो जाता है, डर्ट भी क्लीन हो जाता है। तो वो एक तरह से कॉमर्शियलाइजेशन पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है ये ब्लांचिंग। तो ये ऊपर का तीनों ऑप्शन सही है। और इसने पूछा है डज नॉट हेल्प, मतलब जो हेल्प नहीं कर रहा, तो ऑप्शन डी, कैरामलाइजेशन। चीनी थोड़ी बन रहा है उसमें कैरामलाइजेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन डी गलत है, ए बी सी सही है, और इसमें गलत ही पूछा है। 39 क्वेश्चन में है, डेफिनेशन पूछ दिया है। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि स्मॉल अमाउंट में हो तो प्रोमोट करेगा या इनहिबिट करेगा या तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को मॉडिफाई कर देगा। मतलब ओवरऑल कहा जाए तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को होने में हेल्प कर रहा है, या तो रोक रहा है या तो करवा रहा है, कुछ तो कर रहा है। तो ये जो प्लांट में ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट जो रेगुलेटर्स हैं, यही तो है, वो यही वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट एंटी ट्रांसपेरेंट तो कभी नहीं होगा, म्यूटाजेन कभी नहीं होगा। इसका एक ही ऑप्शन सही है जो इस पूरे डेफिनेशन से मैच कर रहा है। एसेप्सिस। एसेप्सिस का मतलब होता है कि जो भी हम पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में ये टर्म आता है, जब हम कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें कोशिश करते हैं कि माइक्रोब्स ना आने पाए। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कीपिंग आउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद है 41 नंबर में, प्राइमरी फंक्शन ऑफ विंड ब्रेक इन फ्रूट ऑर्चर्ड। जब हम फल के बगीचे लगाते हैं तो हवा की वजह से बहुत नुकसान होता है, खास करके जो बनाना ऑर्चर्ड है उसमें अगर 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा या उतने स्पीड में अगर हवा आया तो पूरा का पूरा ऑर्चर्ड उखाड़ के ले जाएगा वो हवा, आंधी। तो इसको रोकने के लिए हम विंड ब्रेक लगाते हैं, ऐसे पेड़ लगाते हैं जो हवा के तरफ रेजिस्टेंट, एक तरह से रेजिस्टेंट बनाते हैं, और कोशिश करते हैं कि हवा को ऑर्चर्ड में ना आने दें। तो इसका जो प्राइमरी फंक्शन होगा वो रिड्यूस सॉइल इरोजन एंड प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम विंड डैमेज। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 42 में है, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स, यानी इसको डीमैप भी बोलते हैं शॉर्टकट में। ये कहाँ है सिचुएटेड? ये आनंद, गुजरात में है। आपको बोटेनिकल नेम याद करना होगा सभी फ्रूट्स के, क्योंकि बोटेनिकल नेम आप देख रहे हैं बहुत सारा पूछ रहा है, वेराइटीज पूछ रही है। तो बोटेनिकल नेम ऑफ ग्रेप फ्रूट, जो सिट्रस लेटिफोलिया है, ये साइंटिफिक नेम है पर्सियन लाइम का। सिट्रस पैराडीसी, ये साइंटिफिक नेम है ग्रेप फ्रूट का, यही सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सिट्रस रेटिकुलेटा, ये मैंडरिन का साइंटिफिक नेम है, और सिट्रस लाइमोनिया लेमन का। 44वां क्वेश्चन है, क्वीन ऑफ वेजिटेबल्स, इसका सही आंसर होगा ओकरा। भिंडी को क्वीन ऑफ वेजिटेबल्स बोलते हैं। उसके बाद 45 में, रोजिका इज म्यूटेंट कल्टीवार ऑफ, यानी जिसमें म्यूटेशन से वो बना है, इसका सही आंसर होगा मैंगो। रिचमन लंग इफेक्ट इज एसोसिएटेड विथ, इसका सही आंसर है साइटोकाइनिन। वर्ल्ड कोकोनट डे तो डायरेक्ट है 2 सितंबर, मतलब आपको डेज भी याद करने होंगे। ओजोन डे हो गया, कोकोनट डे हो गया,
48 क्वेश्चन में है हेक्सागोनल सिस्टम ऑफ ऑर्चर्ड प्लांटिंग। इसका सही आंसर होगा इक्विलेटरल ट्रायंगुलर सिस्टम। यानी कि हेक्सागोनल सिस्टम में 6 प्लांट्स लगाए जाते हैं, तो उसको अगर आप बीच से डिवाइड करें तो 3-3 प्लांट का ग्रुप बनेगा, तो इसका इक्विलेटरल ट्रायंगुलर सिस्टम भी इसका अदर नेम है। 49 क्वेश्चन है ढोलका और कंधारी, ये किसकी वेराइटीज है? इसका सही आंसर है पोमेग्रेनेट, अनार की वेराइटी है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन। फिर है श्री अथीरा, ये वेराइटी है स्वीट पोटैटो की। आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दोनों की कुछ गिनी चुनी वेराइटीज आपको याद करनी होगी। 51 में है ऑल स्पाइस इज नोन फॉर कंटेनिंग द फ्लेवर ऑफ विच, तो इसका सही आंसर होगा सिनेमन, क्लोव। इस पेज में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस है। हिली एरियाज में जहाँ पे लैंड अनड्यूलेटेड हो यानी उबड़ खाबड़ हो और सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा हो, तो वहाँ खेती कैसे की जाए? तो आप देखे होंगे ढलान, जो पहाड़ रीजन होता है उसमें सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बने होते हैं, ऐसे सीढ़ी सीढ़ी जैसा बनाया होता है। मतलब अगर इसमें हम पानी डालेंगे, इरिगेशन करेंगे, तो इस लेयर से अगले लेयर तक पानी अपने आप पहुंच जाएगा। और सीढ़ी होने की वजह से पानी थोड़ा कम इधर से उधर बहेगा। अगर डायरेक्ट स्लोपिंग रहेगा तो वो डायरेक्ट पानी नीचे चला जाएगा, लेकिन सीढ़ी नुमा होगा तो जो उस पे प्लांट्स होंगे वो उसको रोकने का काम करेंगे और प्रॉपर इरिगेशन सब पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ऐसे जगहों पे कॉन्टूर फार्मिंग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। ललित इम्प्रूव्ड कल्टीवार है गुआवा की, लाल कलर का इसका फ्लैश होता है, जैसा कि नाम भी है इसका। कौन सा वेजिटेबल क्रॉप जो है हाइड्रोपोनिक सिस्टम में कॉमर्शियली प्रोड्यूस किया जाता है? जो सलाद पत्ते होते हैं वो जनरली हाइड्रोपोनिक्स में बहुत अच्छे ग्रो करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लेट्यूस। इसमें बोला है कौन सा एनुअल फ्लावर जो है विंटर एनुअल नहीं है? इसका सही आंसर होगा हेलिक्राइजम। ये भी आपको याद करना पड़ेगा, ऑटम एनुअल, समर एनुअल, विंटर एनुअल सब आपको याद करना होगा। तो इसमें विंटर एनुअल एक ही है, हेलिक्राइजम। बाकी का ये सब जो है ये सब समर एनुअल्स में आते हैं। 56 नंबर में वही सोलानिन, देखिए फिर से आ गया। ये जो है ये पोस्ट हार्वेस्ट डिसऑर्डर भी है और साथ ही साथ फील्ड में भी ये हो जाता है। पर वो जो प्रोसेस है ना, हम कौन सा प्रोसेस करते हैं जिससे कि सोलानिन ना बने? और मैंने उस समय बताया था एक्सप्लेन करते हुए कि सोलानिन जो है सनलाइट जब आलू पे पड़ती है डायरेक्टली, तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है और यही कंपाउंड बनता है सोलानिन। तो हम क्या करेंगे, सनलाइट पड़ने से रोकेंगे, तो उसके ऊपर ना मिट्टी चढ़ा देंगे ढेर सारी। जब फील्ड में होती है उस समय भी इसका खतरा होता है सोलानिन। और ग्रीन पोटैटो का मैंने पोस्ट हार्वेस्ट डिसऑर्डर वाला एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि वहां पे वो ज्यादा देखने को मिलता है। फील्ड वाला तो वही देखेगा जो किसान है, पर जो जिनके भी घर में आलू है वो सब ऐसा वाला ऑब्जर्व किए होंगे कभी ना कभी। इसीलिए ये पोस्ट हार्वेस्ट में ज्यादा देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फील्ड में भी नहीं होगा। तो उससे रोकने के लिए अर्थिंग अप करेंगे, हम क्या करेंगे, मिट्टी चढ़ा देंगे ढेर सारी, ताकि सनलाइट उस पे गलती से भी ना पड़े और वो ग्रीन ना हो। 57 में है कि जब हम बनाना के सीड, बनाना का जो स्टेम होता है वो ऐसे फ्लफी नुमा होता है ना, कड़ा नहीं होता, उससे हम लकड़ी नहीं निकाल सकते हैं, तो इसीलिए उसको स्यूडो स्टेम बोलता है। तो जब हार्वेस्टिंग हमें केला का थंबी मिल जाता है उसके बाद उसको कट कर देते हैं और क्या करते हैं ना, उसका जो इतना बड़ा अगर केला का पेड़ है और यहाँ से उसका जो है हैंड निकला, मतलब वो जो पूरा आप केला था वो हार्वेस्ट कर लिया, तो ये जो ट्रंक बचा उसका, ये जो स्यूडो स्टेम बचा, हम क्या करते हैं ना, इतना काट देते हैं और इसी में से वो दोबारा ग्रो करता है। तो ये जो काटने का जो प्रोसेस है ना, इसको मेटोकिंग बोलते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी है इसका सही आंसर मेटोकिंग। विच टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम जो है ऑर्चर्ड में अनइवन टेरेन में यूज होता है? तो इसका सही आंसर है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में छोटे छोटे पाइप्स लगे होते हैं और वो पर्टिकुलरली पेड़ के ट्रंक के पास जाके ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है, तो जमीन कैसा भी हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसका सही आंसर ड्रिप इरिगेशन होगा। इडिबल पॉडेड वेराइटी ऑफ पी, इसका सही आंसर है पंथ उपहार। ये इडिबल पॉडेड वेराइटी है, यानी कि आप इसका पॉड भी खा जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 60 नंबर क्वेश्चन छूट गया। इन्फ्लोरेसेंस जो है मैंगो का वो पेनिकल है। उसके बाद है नॉलकॉल का बोटेनिकल नेम, ब्रासिका ओलेरेसिया सब में लगा हुआ है, तो जो ये लास्ट का स्पीसीज नेम है यही आपको याद रखना है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है गोंगिलोड्स। स्ट्रॉबेरी जो है रोजेसी फैमिली का है और डॉगरीज जो है ये साल्ट टॉलरेंट रूट स्टॉक है ग्रेप्स का, ऑप्शन सी।
कॉलीफ्लोरी इज ऑब्जर्व्ड इन, कॉलीफ्लोरी का मतलब होता है कि कहीं से भी फल का आ जाना। जैसे एक पेड़ है उसमें पर्टिकुलर एक पेनिकल मतलब इन्फ्लोरेसेंस आता है जिसमें फूल होते हैं, फिर वो बाद में फल बनता है। लेकिन कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जिसमें ट्रंक है, ये यहाँ पे पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट यहीं से फल आ जाएगा। तो ये जो केस है, ये जो फेनोमेना है, इसको कॉलीफ्लोरी बोलते हैं। और ये जैकफ्रूट में देखने को मिलता है। आप जिन्होंने पेड़ देखा होगा वो जानते होंगे कहीं से भी इसमें फल आ जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। 65 में प्राइमरी ओरिजिन ऑफ स्वीट पोटैटो, ये साउथ अमेरिका से आया था। 66 में सोडियम क्लोराइड जो फूड में प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज होता है, वो क्या करवाता है? इसका सही आंसर होगा प्लाज्मोलाइसिस, ऑप्शन बी। तो शुगर और साल्ट दोनों प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज किए जाते हैं। आपने देखा होगा घरों में अचार बनाए जाते हैं, तो वो जब हम उसमें शुगर डालते हैं तो क्या होता है ना, एक्सेस जो वाटर होता है वो ड्रेन हो जाता है उस फल में से। जैसे आम में बहुत सारा हमने साल्ट डाल दिया, तो उसको धूप में रखते हैं, उसके बाद उसमें से सारा पानी ना बाहर आ जाता है और वो इवेपोरेट हो जाता है सनलाइट की हेल्प से। तो वो जो है प्रॉपर तरीके से उसमें मॉइस्चर की कमी हो गई। अब मॉइस्चर जहाँ कम रहेगा वहां पे माइक्रोब्स नहीं आएंगे, इसीलिए अचार जो है सालों साल तक चल जाती है। तो ये एक तरह की प्रिजर्वेटिव है और ये प्लाज्मोलाइसिस कराती है। स्वीट ऑरेंज ये जो फ्रूट है ये टाइट स्किन्ड फ्रूट है। लूज स्किन्ड में क्या आएगा? मैंडरीन आएगा। 68 में है फ्रूट प्लांट प्रूनिंग, जिसमें कि डेड और डिजीज्ड ब्रांचेस को कट किया जाता है। तो जैसे नाम से ही लग रहा है कि जो मर गए या फिर उसमें बीमारी लग गई तो उसको जाके मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसका नाम है मेंटेनेंस प्रूनिंग, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 69 में है प्राइमरी बायोएक्टिव कंपाउंड, धनिया में जो पाया जाता है, ये आप रट लीजिए, लिनालुल, ऑप्शन सी सही है इसका आंसर है। कॉमन एंसेस्टर ऑफ कोल क्रॉप, एंसेस्टर का मतलब होता है जैसे उसके पूर्वज जिससे वो बने हैं। तो कोल क्रॉप्स में कौन कौन से सब्जी आएंगे? कॉलीफ्लावर, कैबेज, ये सब आ जाएंगे उसमें। और इसका जो एंसेस्टर है वो है सिल्वेस्ट्रिस, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 71 में लोअर लोअर पोर्शन ऑफ ग्राफ्ट यूनियन, जिसमें ना रूट सिस्टम डेवलप्ड होता है और बाद में जो है प्लांट लाकर ग्राफ्ट किए जाते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि रूट सिस्टम पहले से है, यानी कि नीचे का पोर्शन, तो इसको बोलेंगे रूट स्टॉक, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। उसके बाद 72 में है वेजिटेबल्स आर कैन्ड इन, जनरली जो फ्रूट्स होते हैं वो शुगर सिरप में कैनिंग किए जाते हैं और जो वेजिटेबल होते हैं वो साल्ट सिरप में, और साल्ट सिरप को ही ब्राइन बोलते हैं, BRINE, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फ्लावर कलर ऑफ पॉइंटेड गर्ड इज व्हाइट, जनरली कुकुरबिटेसियस क्रॉप्स के जो फ्लावर होते हैं वो येलो कलर के होते हैं। प्लॉइडी लेवल एंड क्रोमोसोम नंबर ऑफ कल्टिवेटेड पोटैटो, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एलो टेट्राप्लॉइड, 2n इक्वल टू 4x इक्वल टू 48। क्रोमोसोम नंबर ऑफ अफ्रीकन मैरीगोल्ड, अफ्रीकन मैरीगोल्ड को टेगिस्टस इरेक्टा बोलते हैं, और पटूला जो होता है वो दूसरा वाला मैरीगोल्ड है, उसमें 48 होगा। लेकिन अफ्रीकन मैरीगोल्ड का क्रोमोसोम नंबर 2n इक्वल टू 24, ऑप्शन सी। Which greenhouse gas is commonly controlled and monitored in advanced greenhouse system to optimize plant growth? कंट्रोल और मॉनिटर दोनों किया जाएगा, ऑक्सीजन तो हर जगह है, तो CO2 को कंट्रोल किया जाएगा। अगर CO2 ज्यादा होगा तो कोई भी ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो नहीं कर पाएगा। और ये सिंबल देख के डरिएगा नहीं, ये एक्चुअली मैं PPT बना रही थी तो सबस्क्रिप्ट में लिखना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। ये CO2 है, ये O2 है, N2O है, और ये CH4 है। तो इस तरह से सिंबॉलिकली लिख दिया है, पर कंफ्यूज नहीं होना है। 76 का सही आंसर होगा CO2, ऑप्शन ए। उसके बाद है सतपुतिया, रिजगर्ड वैरायटी है, यानी झींगा। हम लोग तो झींगी बोलते हैं बिहार में, आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं। रिजगर्ड का जो सतपुतिया वैरायटी है, इसका 6 फॉर्म क्या है? इसका सही आंसर है हर्माफ्रोडाइट। इसमें दोनों तरह के मतलब एक ही फ्लावर में दोनों तरह के मेल और फीमेल प्रेजेंट होते हैं। सतपुतिया वैरायटी हर्माफ्रोडाइट। 78 में पंजाब छुहारा, ये टोमेटो की वैरायटी है और ये डिटरमिनेट टाइप है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। डिटरमिनेट टाइप यानी कि इसका हाइट 60 सेंटीमीटर या कुछ हद तक जाकर रुक जाएगा। ये ड्वार्फ होगा, बुशी नेचर का होगा और ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, तो उसको डिटरमिनेट टाइप बोलेंगे। और पंजाब छुहारा वैसी ही वेराइटी है।
टर्म बरेजा इज रिलेटेड विथ कल्टीवेशन ऑफ, इसका सही आंसर होगा बिटल वाइन यानी पान का खेती। लोकल लैंग्वेज में इसको बरेठा भी बोलते हैं, ऐसे यहाँ पे साइंटिफिक टर्म बरेजा है, बरेजा बोलते हैं बेटल वाइन को। उसके बाद है फ्लावर क्रॉप जो कि गार्लैंड्स माला बनाने के लिए ज्यादा यूज होता है। अगर ऑप्शन में यहाँ मैरीगोल्ड होता तब सोचने वाली बात हो जाती, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो सही आंसर इसका जैस्मिन होगा। उसके बाद प्लांट बायोरेगुलेटर जिसमें ट्रिपल रिस्पॉन्स है, इसका सही आंसर है इथाइलिन। उसके बाद है पपाया वैरायटी जिस कुर्ग हनी ड्यू, ये पॉपुलरली कौन सी वैरायटी है, इसका सही आंसर है मधुबिंदु। मधुबिंदु को ही साइंटिफिकली मतलब एक नाम दे दिया गया है कुर्ग हनी ड्यू। इन सब में से कौन सा है जो खरीफ सीजन का ओकरा का सीड है? वही होगा 8 से 10 kg पर हेक्टेयर। खरीफ सीजन में हम भिंडी की जो सोइंग करते हैं उसमें सीड रेट यूज करते हैं। डिस्ट बर्डिंग फ्लावर क्रॉप, डिस्ट बर्डिंग यानी उसके बर्ड को ना तोड़ देते हैं, ये कौन सा होगा? इसमें होगा कार्नेशन, ऑप्शन सी। पिछले स्लाइड में ओकरा की सीड रेट गलत लिखा हुआ था, 8 से 10 उसका सही आंसर होगा, आप लोग सुधार लीजिएगा। फेयर चाइल्ड्स म्यूल ये क्या है? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड प्लांट है, इसका ऑप्शन बी सही होगा। ऑनला फ्रूट टाइप, वो आप देखे होंगे आंवला का जो फल होता है वो ऐसे उसको ना अगर जहां जहां से निशान बना अगर हम उसको कट कर दे तो वो खुल जाता है, और बीच में ना उसका सीड ऐसे रखा होता है जैसे कैप्सूल की तरह, इसलिए इसका फ्रूट टाइप क्या होगा? कैप्सूल होगा। 86 का ए सही आंसर है। 87 में डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के बिना ही फ्रूट्स का बन जाना, ये पार्थेनोकार्पी कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। आइरिस फेमाइन जो 1845 में आया था, इन सब में से कौन सी डिजीज उसमें फैली थी? इसका सही आंसर है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। उसके बाद 89 में हाई टेम्परेचर और लॉन्ग डे, यानी कि अगर गर्मी ज्यादा पड़ेगी, धूप ज्यादा कड़ा होगा तो कौन सा इसमें फ्लावर ज्यादा प्रोड्यूस होगा? ऑप्शन सी स्टामिनेट, मतलब कि फीमेल फ्लावर्स कम आएंगे, फ्रूटिंग कम होगी अगर गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो। 90 में है बिटरनेस इन कोलोकेशिया अरुई अरबी जिसको बोलते हैं, उसमें जो कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कैल्शियम ऑक्सलेट। क्योंकि ये वाला जो कैल्शियम ऑक्सलेट है आप कई बार कट करके इसको रख के देखे होंगे, जो प्लेट होता है उसमें व्हाइट व्हाइट लगा रहता है, ये कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण ही ऐसा होता है। What is the primary function of using gravel or pebbles in garden pathway? Gravels यूज करेंगे तो मिट्टी कम बहेगा, obviously ऑप्शन बी improving soil drainage, और पानी आसानी से निकल जाएगा ग्रेवल्स के बीच में होते हुए। तो आपको क्या लगता है इसमें सही आंसर क्या होना चाहिए? मुझे तो बी लग रहा है, आपको जो लगता है कमेंट कीजिए। उसके बाद 92 में है प्रोडक्ट हैविंग मिनिमम 25% फ्रूट जूस एंड 45 डिग्री ब्रिक्स टीएसएस होना चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन में गलती है। 45 डिग्री ब्रिक्स टीएसएस जो है टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स, इसको हम डिग्री ब्रिक्स में मेजर करते हैं। तो नेक्टर जो है इसमें 25% फ्रूट जूस होता है और इसका टीएसएस लगभग 15 डिग्री ब्रिक्स के आसपास होता है, स्क्वैश होगा इसका सही आंसर। कार्बोनेटेड जूस में भी 10 से ज्यादा नहीं होगा। आरटीएस में भी 10% फ्रूट जूस है और 10 डिग्री ब्रिक्स इसका टीएसएस है। कौन सा फ्रूट क्रॉप जो है मोनोकॉट है? इन सब में एस्पेरेगस जो है वो मोनोकॉट है, बाकी सब डाइकॉट है। इडो और दसीन टाइप कल्टीवार आर एसोसिएटेड विथ तारो, तारो और कोलोकेशिया दोनों बोल सकते हैं। ये कोलोकेशिया में जो इडो टाइप होता है ना वो उसका साइंटिफिक नेम है कोलोकेशिया स्कुलेंटा, तो दोनों के लिए होगा, पर वेराइटी जो लिखा रहता है ना वी ए आर लिखा रहेगा, और इडो में नाम रहेगा एंटीक्वारम, और दासिन में रहेगा स्कुलेंटा स्कुलेंटा। तो दासिन वाला जो है ना उसमें बीच में बड़ा सा रहेगा कॉर्म और साइड से छोटा छोटा निकला रहेगा, तो उस तरह के जो कोलोकेशिया उसको दसीन टाइप बोलते हैं। और इडो टाइप में क्या होगा ना, छोटा छोटा बहुत सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा, अदरक की तरह या फिर बहुत सारा आलू की तरह छोटा छोटा साइज में होगा। तो यही दो टाइप के कल्टीवार्स जो है कोलोकेशिया में उगाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। सीड रेट ऑफ हाइब्रिड टोमेटो इसमें 100 से 150, ऑप्शन सी करेक्ट है। प्राइमरी पर्पस ऑफ पिंचिंग जो चना का झाड़ होता है
उसमें हम क्या करते हैं, ऊपर में पिंच कर देते हैं थोड़ा सा। तो उससे क्या होता है ना, प्लांट थोड़ा घना और कॉम्पैक्ट बुशी नेचर का हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा प्रमोटिंग ब्रांचिंग एंड कॉम्पैक्ट ग्रोथ, ऑप्शन सी। क्रॉप जिसमें बहार ट्रीटमेंट या रेगुलेशन नॉट फॉलोड पूछा है, फॉलोड नहीं पूछा है। इस चारों ऑप्शन में से 3 क्रॉप्स ऐसे हैं, सिट्रस, गुआवा और पोमीग्रेनेट, तीनों में 3 तरह के बहार यूज होते हैं, अम्बे बहार, मृग बहार और हस्त बहार। AMH इस तरह से आप याद रखिए, क्योंकि अम्बे बहार जो है वो जनवरी फरवरी में करते हैं, मतलब उस ट्रीटमेंट को फॉलो करवाते हैं। और मृग बहार जो है उसमें क्या करते हैं, जून जुलाई में। और हस्त बहार में सितंबर अक्टूबर के आसपास में हम क्या करते हैं, वो रेगुलेशन करते हैं। और रेगुलेशन करने के बाद 4 या 5 महीने के बाद उसमें फ्रूटिंग आती है। लीची एकमात्र ऐसा क्रॉप है जिसमें कोई बाहर यूज नहीं किया जाता, तो यही पूछा है, नॉट पूछा है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वीन ऑफ ईस्ट क्राइजेंथेमम को कहा जाता है। हार्वेस्टिंग स्टैंडर्ड टाइप पेंट ब्रश स्टेज। तो इन चारों में से कार्नेशन ऐसा फूल है जो जब उसको तोड़ने का टाइम पीरियड आता है तो वो पेंट ब्रश के जैसा हो जाता है। तो हम समझ जाएंगे कि उसका हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया है। स्टैंडर्ड और स्प्रे टाइप आपको पता होना चाहिए, अगर आप फ्लोरिकल्चर थोड़ा भी जानते होंगे तो आपको पता होगा। स्प्रे टाइप होता है, छोटे छोटे कई सारे फूल आते हैं, पर स्टैंडर्ड टाइप में एक बड़ा सा फूल आता है। तो कार्नेशन में अगर स्टैंडर्ड टाइप की हार्वेस्टिंग हमको करनी है तो वो पेंट ब्रश स्टेज में रहेगा, तभी हम उसको हार्वेस्ट करेंगे। ये कार्नेशन का फीचर है। और आज का लास्ट सवाल, कौन सा इसमें से श्रब नहीं है? तो इसका आंसर होगा सबसे लास्ट, ट्रेपोलियम मेजस। बाकी ऊपर का तीनों, एक्जोरा में भी फूल आते हैं, लाल और व्हाइट दोनों कलर में, गुच्छे में खिलता है। हेमेलिया ये भी फूल है, सेस्ट्रम डायर्नम इसमें भी फूल आते हैं। और ये सब श्रब के रूप में यूज होते हैं हेजेस एजेस बनाने में। कॉलेज या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के आसपास आपने लगा हुआ देखा होगा। पर ट्रेपोलियम मेजस जो है ट्री है आई थिंक, पर ये श्रब नहीं है, इतना फिक्स है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। तो जो लोग नए हैं प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत पता चल जाए। और जो जुड़े हुए हैं पहले से वो जुड़े रहिए, आगे और भी क्वेश्चन मैं लाने की कोशिश करूंगी। बाय।